जी हमें ज्वाइन किया है एमक्यूएम ओआरसी एमक्यूएम बहाली कमेटी के असलम भुट्टो साहब ने। भुट्टो साहब खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। भुट्टो साहब बताइएगा, जिस तरह न सिर्फ वफाकी हुकूमत संजीदा है और 3 सूबों में यकसा तालीम का जो उनका एक था स्टांस और अब वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सिंध में अभी भी यकसा तालीम राइज नहीं की गई। 18th अमेंडमेंट के बाद सिंध हुकूमत का कहना है कि तालीम सूबे की जो है उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है, हम उसको देखेंगे खुद। लेकिन अभी तक सिंध के बच्चे वो उसी ही फ्लो से जा रहे हैं, उसी ही तालीम वही तालीम हासिल कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि वफाकी हुकूमत के इस प्रोजेक्ट को सिंध में भी नाफिज किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज अहम और सेंसिटिव इशू पे आपने एक ओआरसी कमेटी के रुकन से आपने तज्जिया लेने के लिए मुझे बुलाया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को और स्टैंड लेना चाहिए। सिंध हुकूमत कब से जो आज तक ये पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत चल रही है और तालीमी जो निज़ाम है यहाँ पे, वो तालीमी निज़ाम सिंध के अंदर बिल्कुल क्लैप्स हो चुका है। इस वक्त सिंध के अंदर जो तालीमी जो यानी शहरों की तालीम में और गांव गोट की तालीम में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आज भी सिंध के अंदर जो है वो बच्चे जो है हमारे होनहार बच्चे जो कि मुस्तकबिल में बड़ी बड़ी पोस्टों पे आने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन आज भी वो दरख्त के नीचे और चटाइयों पे बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिंध के बच्चों के साथ, सिंध के अवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती शुरू से चलती आ रही है और स्टिल आज तक यही चल रही है। और मैं अपने तौर पे ये कहता हूँ, क्योंकि जाहिर है मेरा ताल्लुक सिंध से है और मैं सिंध के गांव देहातों में आता जाता हूं, लेकिन वहां पर तालीम बिल्कुल न होने के बराबर भी आज भी स्कूलों के अंदर जो सिंध के अंदर जो स्कूल है गांव गोटों में वो उताके बनी हुई है हमारे वडेरों की और हमारे सियासतदानों की उताके बनी हुई है वहां पे। और वहां पर जो है वो शादी हॉल बने हुए हैं, दीगर चीजें बनी हुई है, लेकिन एजुकेशन पे 1 टके का भी जो है ना वो उन्होंने कोई भी उस पर तवज्जो नहीं दी। अच्छा असलम, अच्छा ठीक है असलम, मैं ये समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को इस तरह से दोहरे मयार को और दूसरे निजाम की तालीम पे एक्शन लेना चाहिए। ठीक है असलम भुट्टो साहब, बीइंग एमक्यूएम बहाली कमेटी के आप रहनुमा हैं और आप क्या कर रहे हैं? आप पर कितना फर्ज है कि आप इसमें बेहतरी ला सके निजाम में? आपका अवाम में कितना स्टेक है? आप जो पॉलिसी या जो एडवाइस करना चाहते हैं सिंध हुकूमत या वफाकी हुकूमत, आपकी इन तमाम चीजों को कितना वो एक्नॉलेजमेंट रखते हैं, कितनी आपकी बात सुनी जाती है और आपके मैनिफेस्टो को अवाम में कितनी पजीराई है? देखिए, जहां तक हमारे मैनिफेस्टो का ताल्लुक है, क्योंकि बुनियादी तौर पे एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि एजुकेशन ही इंसान को इंसान बनाती है और कुछ इंसानों को हैवान भी बनाती है, और जिसको एजुकेशन न मिली भी हो। तो यकसानियत की बुनियाद पे फारूक सत्तार भाई ने हमेशा ये कोशिश की है और उन्होंने जो उनके वसाइल, जाहिर है इस वक्त हमारे पास कोई ऐसा इक़्तिदार नहीं है, न कोई ऐसी चीज है। हाँ, हम अपनी कैपेसिटी में रहकर हम बिल्कुल ये हम लिखत में भी हमने सिंध हुकूमत को भी दिया हुआ है, वफाकी हुकूमत को भी कहते हैं कि अगर आपने तालीमी मयार को बुलंद रखना है, तालीमी मयार को आगे लेकर जाना है, तो इसमें आपको तब्दीलियां लानी होगी। आपके एक ही घर के अंदर एक ही छत के नीचे बराबर वाला बच्चा पीली ड्रेस पहन के, चप्पल पहन के और फटे पुराने कपड़े और फटे पुराना बस्ता लेकर जब स्कूल जाता है, और उसके बराबर वाला बच्चा जो है वो अगर एक अच्छी गाड़ी में और एक अच्छी हाई एजुकेटेड स्कूल के अंदर और बीकन हाउस और सिटी स्कूल टाइप के स्कूलों में अगर जाता है, तो यहाँ पर बच्चों की नफ्सियात से भी फैला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें सबको मिलके इस मामले में संजीदगी से तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि तालीम ऐसी चीज है बच्चों की कि हमारी बुनियाद मजबूत होती है। अगर हमारी बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंटोनमेंट इलेक्शन भी हुए, आप लोगों के भी कैंडिडेट थे, कितना आपको टर्न अराउंड आपने देखा और आगे क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप ओआरसी का? देखिए, ओआरसी का जो फ्यूचर मैं जो देख रहा हूँ, और सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि हमारे ओआरसी के तंजीमी बहाली कमेटी के कोई इसमें इलेक्शन में कंटेस्ट हमने नहीं किया था और न ही हमने किसी को टिकट दिया था। हाँ, हमने हिमायत जरूर की थी और ऐसे अच्छे और साफ सुथरे अपने हिमायत। वो आपके हिमायती याफ्ता जो लोग थे भुट्टो साहब, वो सक्सेस हुए? देखिए, हमारे हिमायती याफ्ता जो लोग थे, जो खासतौर पर हैदराबाद में जो कैंडिडेट जी
डॉक्टर फारूक सत्तार और हम लोग वहाँ मौजूद थे, ग्रास रूट पे मौजूद थे। जी दीगर पार्टियां जो थी वो ग्रास रूट पे नहीं थी। 7-7, 6-6 घंटे डॉक्टर फारूक सत्तार भाई और कारकुना गली कोठों में और बिल्कुल इलाकों में निकल गए थे। लेकिन आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये इलेक्शन जो है ये वही वाला मैं समझता हूँ कि हमारी एनपीएम को कराची के अंदर देखे कितना झटका लगा और हैदराबाद में दे दिया गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं एज ए बीइंग एक वर्कर की हैसियत से ये समझता हूँ कि कराची हमारे हाथ से बिल्कुल छीन लिया गया। 2018 का जो सिलसिला जारी था तो वो आज भी उस तसलसल को कायम रखा गया है। तो आप इस पे क्या करेंगे, क्या वैल्यू ऐड करेंगे? देखिए, हम इसके अंदर ज्यादातर डॉक्टर फारूक सत्तार भाई और हमारी ओआरसी की कमेटी जो है इस पे संजीदगी से हम बैठेंगे और हमारी भरपूर कोशिश है। देखिए, हम तकसीमियत में कल चाहते थे ना आज चाहते हैं। अगर हमने ओआरसी के प्लेटफॉर्म पे अगर कैंडिडेट अगर हम वहां पे नॉमिनेट करते तो लामाला हमें पता था कि वोट तकसीम होगा और हमें इस चीज का भी एहसास था कि कराची में मैं तो उन दोस्तों के लिए कहता हूँ कि जो आज खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे, ये हमारे लिए शर्म का मकाम है कि जो 80 सीटों में से अगर 3 सीटें कराची में मिलती हैं और हैदराबाद की जो सूरत हाल है इस वक्त, जो ग्रास रूट पे और ग्राउंड पे जो रियलिटीज है उसमें अगर कोई कैंडिडेट 200 और 126 और 300 वोट पे जीत के आके कहता है कि ये हमारी जीत है तो ये हमारे लिए शर्म का मकाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया असलम भुट्टो साहब, आप तंजीमी बहाली कमेटी के रहनुमा थे, आपने अपना मौकिफ पेश किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।